हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली टेस्ट कंप्लीट कर कर जियान कमरे से बाहर आ गया था, पर जियान की टेस्ट पर कोई बैज नहीं था। ये देखकर बाइक लैन के एल्डर को लगता है जियान टेस्ट में फेल हो गया है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन जब टेस्ट लेने वाले एल्डर ये देखते हैं तो वो उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम हंस क्यों रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़का टेस्ट में फेल हो गया है। ये बात सुनकर बाइक लैन के एल्डर की हंसी मिनटों में गायब हो जाती है और वो चौंक कर जियान को देखने लगती है। अब आगे टेस्ट लेने वाले एल्डर कहते हैं, ये लड़का टेस्ट में फेल नहीं हुआ है बल्कि इसने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी ये रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट है। मैंने इसे बैज इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़का और भी हाई लेवल का टेस्ट दे सकता है और उसमें पास हो सकता है। इसलिए तुम खुशी मनाना बंद करो और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो। एल्डर की डांट सुनकर बाइक लैन की वो एल्डर शांति से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। अब उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर एल्डर जियान की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, लड़के तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द और भी हाई रैंक का टेस्ट दो ताकि तुम्हें इससे भी हाई लेवल का बैज मिल सके। ये सुनकर जियान थोड़ी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो कहता है, एल्डर अभी के लिए आप मुझे रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का बैच ही दे दीजिए क्योंकि मेरे पास अभी के लिए पिल टावर में जाकर अगला टेस्ट देने का समय नहीं है। उसकी बात सुनकर एल्डर चौंक जाते हैं, पर वो उसे बैच देने से मना नहीं करते हैं। वो अपनी पॉकेट से एक बैच निकालते हैं और जियान को बैच देते हुए कहते हैं, लड़के जैसे ही तुम्हें समय मिले तुम कोशिश करना और पिल टावर में जाकर अगले लेवल का टेस्ट जरूर देना। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है। जियान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिरकार उसने रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का बैच हासिल जो कर लिया था। जियान उस बैच को अपने हाथ में पकड़कर गौर से उसे देखने लगता है। बैच पर 7 स्टार बने हुए थे। उन 7 स्टार में से एक स्टार थोड़ा कम चमक रहा था, जो 7वें नंबर का स्टार था। जियान खुशी से अपने हाथ में मौजूद बैच को देख रहा था, लेकिन ये बात बाइक लैन की उस एल्डर से सहन नहीं होती है। वो एल्डर गुस्से में टेस्ट लेने वाले एल्डर को घूरते हुए कहती है, एल्डर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़का रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का टेस्ट कैसे पार कर सकता है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर टेस्ट लेने वाले एल्डर का भी गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में उसे घूरते हुए कहते हैं, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने चीटिंग की है और इस लड़के को रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का टेस्ट पार करने में मदद की है। ये बात सुनकर वो एल्डर जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, पर मेरा सवाल ये है, आखिर ये क्लैन जो अब लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, वो रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट कैसे अपने क्लैन में पैदा कर सकता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस एल्डर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियान ने कैसे रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का टेस्ट पार कर लिया है। उसने सोच रखा था जैसे ही जियान टेस्ट में फेल होगा वो ये क्लैन की बेइज्जती करना शुरू कर देगी, पर यहाँ पर तो जियान टेस्ट में पास हो गया था। ऐसे में अगर अब वो ये क्लैन को कुछ कहती तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। टेस्ट लेने वाले एल्डर ने बाइक लैन के एल्डर की बहुत बकवास सुन ली थी, इसलिए वो उसे गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, वरना अगर अब तुमने आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने नहीं दूंगा। एल्डर की बात सुनकर बाइक लैन की वो एल्डर कांपने लगती है और जल्दी से हाँ में से रड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले एक बार वो येजोंग को देखती है और उन्हें घूरते हुए कहती है, येजोंग खुश मत हो, भले ही तुम्हारे पास रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का एक एल्केमिस्ट है, मगर ये भी तुम्हें वापस से सीट नहीं दिला पाएगा, ये भी ज़रूर फेल होगा। हमारे बाइक लैन के पास भी कुछ कम एल्केमिस्ट नहीं है और वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। ये कहकर वो एल्डर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जियान उसे रोकते हुए कहता है, हे तुम रुको। जियान की बात सुनकर वो एल्डर रुक जाती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। वो उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। ये सुनकर जियान हंसते हुए कहता है, मुझे तो बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है, पर बात यह है कि मैं बड़ बोले लोगों की इज्जत नहीं करता हूँ और तुम कोई एल्डर नहीं, तुम एक बड़ बोली हो। ये बात सुनकर उस एल्डर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में जियान से घूरते हुए कहती है, लड़के क्या तू मरना चाहता है। ये सुनकर जियान हंसते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है मुझे मारने की तो कोशिश कर देख लो। अब तो उस एल्डर का अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है और वो जियान को घूरते हुए कहती है, लड़के आज तू ज़रूर मरेगा और तुझे मारने के बाद
मैं तेरी पूरी फैमिली को भी तबाह कर दूंगी। ये कहकर वो एल्डर तेजी से जियान पर हमला करने आगे बढ़ने लगती है। ये देख जियान भी हमले के लिए तैयार हो जाता है। एल्डर कुछ ही पलों में जियान के सामने पहुंच जाती है और उसे एक पंच मार देती है। ये देख टेस्ट लेने वाले एल्डर जियान को बचाने आने लगते हैं, लेकिन उन्हें जियान के पास पहुंचने में समय लगने वाला था। उन्हें जियान की चिंता हो रही थी, मगर येजोंग तो बहुत ही रिलैक्स खड़े हुए थे। वो जानते थे जियान क्या है। इधर जैसे ही एल्डर का पंच जियान के सामने पहुंचता है, जियान भी जवाब में एक जोरदार पंच मार देता है। जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, बाइक लैन के वो एल्डर किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरती है और खून की उल्टियां करने लगती है। एल्डर की हालत बद से बदतर हो गई थी, मगर जियान तो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे और घूरकर जियान को देख रहे थे। येजोंग को छोड़कर बाकी किसी को भी इस नज़ारे पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर बाइक लैन की वो एल्डर एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर थी। ऐसे में जियान उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। पर येजोंग अच्छी तरह से जानते थे जियान ने तो डाउजोंग लेवल के पीक के वॉरियर को तक हराया है। ऐसे में बाइक लैन की ये एल्डर आखिर किस खेत की मूली है। इधर वो एल्डर जियान के हमले से बेहोश हो गई थी, मगर जियान अभी भी रुकने वाला नहीं था। जियान उस एल्डर के पास जाता है और उसे एक जोरदार किक मार देता है। अब उस एल्डर की हालत और बदतर हो गई थी। इधर इतना करने के बाद जियान रुक जाता है, क्योंकि अब उसे खुद उस एल्डर पर दया आने लगी थी। जियान घूरते हुए उस एल्डर को देखता है और कहता है, अगर दोबारा से मेरी फैमिली को तबाह करने की बात की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी इस बात को याद रखना। ये कहकर जियान फिर पीछे मुड़ता है और टेस्ट लेने वाले एल्डर को देखते हुए कहता है, एल्डर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वह एल्डर थोड़ी देर तक सोचते हैं, जिसके बाद वो जियान से कहते हैं, लड़के इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें बाइक लैन की एल्डर की ही गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो बाइक लैन के लोगों की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारे एल्डर को यहाँ से लेकर जाओ, वरना मुझे डर है उसकी हालत और बदतर हो जाएगी। एल्डर का इशारा मिलते ही सभी लोग उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। बाइक लैन के लोग अब वहाँ से जा चुके थे। जब क्विक लैन के लोग बाइक लैन के लोगों की हालत देखते हैं तो उन्हें खुद के लिए डर लगने लगता है, लेकिन जियान उन लोगों को कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी जियान की बेइज्जती नहीं की थी। उन लोगों ने जियान को नज़रअंदाज तो किया था, पर उसकी बेइज्जती नहीं की थी, इसलिए जियान को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जियान एल्डर की तरफ मुड़ता है। एल्डर जियान को समझाते हुए कहते हैं, लड़के तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम ऐसे ही किसी पर भी हमला कर देते हो, इससे आगे चलकर तुम्हें समस्या हो सकती है। आज तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आज के मैटर के बाद बाइक लैन तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देगा। इस कारण अब तुम्हें एल्डर की सीट हासिल करने में और समस्या होने वाली है। ये बात सुनकर जियान बस हाँ में सिर हिला देता है। वो आखिर किसी से नहीं डरता था। जियान ने भले ही एल्डर की बात को सीरियसली ना लिया हो, पर येजोंग ने लिया था। येजोंग जियान को समझाते हुए कहते हैं, हाँ जियान, अब हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हर साल कंपटीशन में काओ क्लैन, बाइक क्लैन और डैन क्लैन ही टॉप 3 में आते हैं। इनके अलावा और कोई क्लैन आज तक टॉप 3 में नहीं आया है, इसलिए हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि बाइक क्लैन को हमने अब नाराज़ कर दिया है। और जहाँ तक मुझे पता है, बाइक क्लैन का जो सबसे टैलेंटेड एल्केमिस्ट है वो रैंक 7 के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट है, लेकिन ये पदवी उसने आज से 3 साल पहले ही हासिल कर ली थी। ऐसे में अब वो किस लेवल पर होगा ये कोई नहीं कह सकता है। आज की इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि वो लोग कंपटीशन के लिए उसे ही भेजेंगे। ऐसे में मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं हमें कंपटीशन में जीतने में समस्या ना हो, क्योंकि हम पहले ही बाइक क्लैन और काओ क्लैन को नाराज़ कर चुके हैं। ऐसे में वो क्लैन तो हमें हराने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, इसलिए हमें कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा। जियान येजोंग की चिंता को समझ रहा था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहता है, पर उसे खुद पर भरोसा था कि वो कर लेगा, वो अंत में इन लोगों को हरा देगा। एल्डर जियान को देखते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, लड़के अभी के लिए तुम चिंता मत करो, बस खुद पर फोकस करो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर बहुत ही बड़े काम करोगे। इसलिए इन लोगों की अभी के लिए चिंता मत करो और खुद पर फोकस करो, क्योंकि अंत में जो होना है वो होकर ही रहेगा। जिसके बाद वो येजोंग की तरफ मुड़ते हैं और येजोंग को समझाते हुए कहते हैं, येजोंग, इस बार तुमने कंपटीशन के लिए इस लड़के को लाकर समझदारी भरा काम किया है। जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़का बाइक क्लैन, काओ क्लैन और डैन क्लैन के उन एल्केमिस्टों को टक्कर दे सकता है।
इसलिए तुम भी अभी के लिए ज़्यादा चिंता मत करो। उनकी बात सुनकर येजोंग बस हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसके बाद वो लोग उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर तक साउथ टावर में घूमने के बाद वो लोग साउथ टावर से बाहर आ जाते हैं और ब्रांच हॉल में घूमने लगते हैं। ब्रांच हॉल में घूमते हुए येजोंग नॉर्थ टावर की तरफ इशारा करते हैं और जियन से कहते हैं, जियन अगर तुम्हें कोई कीमती चीज़ चाहिए तो यहाँ पर बहुत जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पर दो तुम्हें मिल सकती है। इस पर जियन हाँ में सिर हिला देता है। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई ना कोई खास चीज़ ज़रूर ऑक्शन में मिल जाएगी। उसे याद था आज से कुछ सालों पहले उसे इसी तरह के ऑक्शन में बोधिसत्व सलाइवा, 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक, यहाँ तक कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक भी इसी तरह के ऑक्शन में मिली थी। इसलिए जियन इन ऑक्शंस पर खास ध्यान रखता था। खैर अब वो लोग और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकते हैं और उस ब्रांच टावर से बाहर आ जाते हैं। ब्रांच टावर से बाहर आकर वो लोग तेज़ी से ये मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। लगभग आधे घंटे में वो लोग ये मैंशन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी के लिए जियन अपने कमरे में खड़ा हुआ था और आसमान को देख रहा था। रात हो चुकी थी, आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और इसी अंधेरे में जियन को आसमान में कुछ तारे दिख रहे थे जो लगातार चमक रहे थे। अपनी कमरे की खिड़की पर खड़ा जियन आसमान को देख रहा था और कल रात वाली स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ध्यान लगाकर अपनी आत्मा का लेवल बढ़ा सके। वो पिछले 1 घंटे से ये कोशिश कर रहा था पर उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वो चाहकर भी कल रात वाली स्टेट में नहीं जा पा रहा था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था, पर वो हार मानने वाला नहीं था। जियन 1 घंटे तक और कोशिश करता है लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। अंत में आखिरकार जियन हार मानकर चुपचाप अपने कमरे के बेड पर जाकर बैठ जाता है। वो समझ गया था उस कंडीशन में जाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जियन उस कंडीशन में जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहता था, अपने आत्मा का लेवल बढ़ाना चाहता था, पर अभी के लिए किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। इसलिए जियन उसे छोड़कर अब ऑक्शन की तैयारी में लग जाता है। वो जानता था अगर ऑक्शन में उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए उसे दूसरों से ज़्यादा बड़ी बोली लगानी होगी। जियन के पास अभी के लिए ऐसी बहुत ही कम चीज़ें थीं जो कीमती थीं। हाँ, उसके पास काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ थीं, लेकिन जड़ी बूटियों से ज़्यादा बोलियाँ कीमती होती थी। इसलिए जियन पिल रिफाइनिंग के लिए बैठ जाता है। अगले दिन तक जियन पिल रिफाइनिंग करता रहता है, यहाँ तक कि पूरा अगला दिन भी उसकी पिल रिफाइनिंग में ही चला जाता है। इस दौरान कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है क्योंकि सभी जानते थे जियन अभी के लिए पिल रिफाइनिंग में लगा हुआ है और ऑक्शन की तैयारी कर रहा है। अगले दिन सभी लोग जियन के कमरे के बाहर खड़े थे और उसके कमरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद जियन के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और जियन कमरे से बाहर आ जाता है। उसकी हालत अभी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने पिछले दिन बहुत ही सारी पिल्स रिफाइन की थी ताकि वो ऑक्शन में बोलियां लगा सके। जियन को कमरे से बाहर आता देख सभी लोग उसे घूरने लगते हैं क्योंकि जियन की हालत सच में बहुत ज़्यादा पतली लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर जियन चौंक जाता है और फिर वो खुद अपने आप को देखता है। अपनी हालत देखकर उसे खुद पर भी हंसी आने लगती है, जिसके बाद जियन तुरंत फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जियन एक हॉल में बैठा हुआ था। उसके ही आसपास लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हाओ, जिनलिन, येजोंग ये सभी बैठे हुए थे और उसे देख रहे थे। जियन एक बार सभी को देखता है, जिसके बाद वो कहता है, आज पिल टावर के ब्रांच हॉल में ऑक्शन होने वाला है और हम लोग उस ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। ये सुनकर येजोंग कहते हैं, तो क्या तुम पिछले दिनों से इसी की तैयारी कर रहे थे? ये सुनकर जियन हाँ में सिर हिला देता है। वो सच में पिछले दिनों से इसी ऑक्शन की तैयारी कर रहा था ताकि इस ऑक्शन में भाग लेकर वो कुछ कीमती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और दाव टेक्निक्स हासिल कर सके। जियन की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं, जिसके बाद येजोंग उसे कहते हैं, अगर जियन हमें इस ऑक्शन में हिस्सा लेना है तो मेरे हिसाब से हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर जियन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, चलिए देखते हैं पिल टावर का ऑक्शन कैसा होता है और क्या ये मुझे इम्प्रेस कर पाता है। जियन की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और अपनी कुर्सियों से उठ जाते हैं, जिसके बाद येजोंग आगे बढ़ने लगते हैं और सभी लोग येजोंग के पीछे पीछे एक दिशा में जाने लगते हैं। सभी लोग इस तरह के ऑक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये ऑक्शन हमेशा पिल टावर कराता था। इस कारण इस ऑक्शन में काफ़ी सारी रेयर चीज़ें मिलने की संभावना होती थी। यहाँ तक कि टियान हाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर
जो अक्सर इन ऑक्शन से दूर रहते थे, वो लोग भी अभी के लिए इस ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इसीलिए सभी लोग तेज़ी से ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जियान को उम्मीद थी उसे जो चीज़ें चाहिए वो उसे इस ऑक्शन में मिल जाएं, जिससे उसे उन चीज़ों को ढूंढने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर उम्मीद अक्सर टूट जाती थी, ये बात जियान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे अभी के लिए थोड़ी चिंता भी हो रही थी।